नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मोदी कैबिनेट ने 14 फसलों के लिए बढ़ाई एमएसपी, किसानों को दी बड़ी सौगात। मंत्रिमंडल ने 14 खरीफ सीजन की फसलों पर एमएसपी की दी मंजूरी। श्रीनगर दौरे पर पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के लोगों को देंगे सौगात। प्रधानमंत्री 84 प्रमुख विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास उद्घाटन। तमिलनाडु में जहरीली शराब ने मचाया मौत का तांडव। जहरीली शराब पीने से कई मौतें, कई अस्पताल में भर्ती। सीबीआई सीआईडी जांच के आदेश। और अब समाचार विस्तार से। मोदी सरकार ने दूसरी कैबिनेट की बैठक में किसानों को बड़ी सौगात दी है। मंत्रिमंडल ने धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास सहित 14 खरीफ सीजन की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार 3.0 की दूसरी कैबिनेट बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। खरीफ सीजन की फसलों के लिए एमएसपी पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस फैसले से किसानों को एमएसपी के रूप में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। यह पिछले सीजन की तुलना में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में एम्प्रूविंग यूथ ट्रांसफॉर्मिंग J&K विश्व कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून 2024 को श्रीनगर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करने वाले हैं। यह आयोजन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि यह क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करता है। साथ ही योग के अमूल्य स्वास्थ्य लाभों को भी बढ़ावा देता है। यह वर्षों की चुनौतियों के बाद क्षेत्र में सामान्य स्थिति और शांति की वापसी का प्रमाण है। यह आयोजन न केवल योग को एक एकीकृत शक्ति के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के केंद्र के रूप में जम्मू कश्मीर की क्षमता को भी उजागर करता है। प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वे 1,800 करोड़ रुपए की लागत वाली कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मक सुधार परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 1,500 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 84 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, जलापूर्ति योजनाएं और उच्च शिक्षा में इंफ्रास्ट्रक्चर आदि से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री चिन्यानी, पटनी टॉप, नाशरी खंड के सुधार, औद्योगिक संपदाओं के विकास और 6 सरकारी डिग्री कॉलेज के निर्माण जैसी परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री सरकारी सेवा में नियुक्त 2000 से अधिक व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में कथित तौर पर अवैध शराब पीने से 25 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य अस्पताल में भर्ती हैं। जिला कलेक्टर एमएस प्रशांत ने मृतकों की संख्या की पुष्टि की। वहीं जिनकी तबीयत ठीक नहीं है उनका इलाज कल्लाकुरिची सरकारी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। सूत्रों ने कहा कि कल्लाकुरिची में अवैध शराब पैकेट अर्क का सेवन करने के बाद कईयों की तबीयत बिगड़ गई। राज्य मंत्री ईवी पल्लू के अनुसार अवैध शराब के सेवन के कारण कुल 74 लोग, जिनमें 67 पुरुष और 6 महिलाओं और एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हुई। कल्लाकुरिची जिले के करुणापुरम के कई पुरुषों, जिनमें ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर थे, उनमें कथित तौर पर पैकेट और पाउच में बेची जाने वाली नकली शराब का सेवन किया था। और वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तमिलनाडु पुलिस ने गोविंद राज नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो शराब बेच रहा था। अधिकारियों ने उसके पास से 200 लीटर शराब भी जब्त की है। सरकार के एक बयान के अनुसार परीक्षण करने पर नमूने में मेथनॉल पाया गया। और इसके अलावा मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने घटना की सीबीआई सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं। द्रमुक सरकार ने कल्लाकुरिची जिला कलेक्टर श्रवण कुमार जाटवत का तबादला कर दिया और पुलिस अधीक्षक समय सिंह मीना को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के कारण सरकार भी विपक्ष के घेरे में आ गई है। विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरते हुए इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रही हैं।
हाल ही में चल रहे नीट पेपर लीक मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस को बयान देते वक्त आरोपी अनुराग यादव ने बताया कि जो प्रश्न पत्र लीक हुआ था वो सही था और परीक्षा में भी वही आया था। अनुराग ने कहा कि उसे यह प्रश्न पत्र परीक्षा के एक दिन पहले मिले थे और रात भर उसे हर प्रश्न रटवाया गया था। यह सब जानने के बाद पुलिस ने उसे परीक्षा के बाद गिरफ्तार कर लिया। 4 जून को जब नीट परीक्षा का रिजल्ट आया तो पहली बार 67 ऐसे छात्र टॉपर मिले जिन्हें 720 में से 720 ही अंक मिले। इसके बाद नीट परीक्षा में धांधली का मुद्दा उठाया गया और इसके साथ ही अनुराग ने यह भी कहा कि इन सब में उसके फूफा ने सेटिंग करवाई थी और उसे कोटा से पटना बुलवा लिया था। इस जबरदस्त झमेले के बाद 13 जून को एनटीए ने फैसला लिया कि जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनकी परीक्षा दोबारा आयोजित कराई जाएगी। लेकिन इन सबके बाद छात्रों का गुस्सा थमा नहीं है। बिहार और गुजरात से सामने आई पेपर लीक की खबरों से एनटीए की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं, जिससे छात्र मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। पटना और पंचमहल से कई गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें 13 लोग पटना से गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें 4 छात्र भी शामिल हैं। पुलिस जांच में पता चला कि पेपर लीक हुआ था और गिरोह ने बच्चों को पास करवाने के लिए लाखों रुपए वसूले थे। नीट परीक्षा में हुए इस बड़े खुलासे से शिक्षा जगत में हड़कंप मचा हुआ है और छात्रों के भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। लगभग 7 दिन के बाद अब शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ को बम से उड़ाने की धमकी भरी ईमेल मिली है। इसके बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी को धमकी भरी ईमेल मिली थी। ईमेल में बैग के अंदर उपकरण छिपे होने की बात कही गई थी। 2 बम का जिक्र किया गया था और ईमेल के बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया। मोहाली पुलिस और सीआईएसएफ को सूचना दी गई, जिसके बाद संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया गया। हालांकि कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन एहतियातन यात्रियों उनके सामान और बैग पैक की चेकिंग की गई। इसके चलते कुछ फ्लाइटों ने निर्धारित समय से लेट उड़ान भरी। अधिकारी ने बताया कि चेकिंग के दौरान मुंबई की 2 फ्लाइट, दिल्ली, कोलकाता और अहमदाबाद की फ्लाइट 20 से 25 मिनट तक लेट उड़ान भरी। बिहार सरकार द्वारा आरक्षण बढ़ाने के फैसले को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। आज हाईकोर्ट ने बिहार के उस कानून को रद्द कर दिया जिसमें पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया था। कोर्ट ने बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण अधिनियम 2023 और बिहार आरक्षण अधिनियम 2023 को अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता खंड का उल्लंघन बताते हुए रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार ने 2023 में बिहार विधानमंडल द्वारा लाए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया है। बता दें कि नीतीश कुमार जब महागठबंधन की सरकार में सीएम थे, तब राज्य सरकार ने एससी, एसटी, ओबीसी और पिछड़े वर्ग के लिए 65% आरक्षण कर दिया था, जिसे अब हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इसके बाद से अब लोगों को जाति आधारित 65% आरक्षण नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा निर्देशों के अनुसार नशों की सप्लाई को पॉइंट ऑफ सेल पर ही रोकने के लिए पंजाब पुलिस ने लगातार चौथे दिन भी नशों के विरुद्ध अपनी कार्रवाई जारी रखी और राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में नशों के 10-10 हॉटस्पॉट्स पर हाई लेवल पर छापेमारी की। यह ऑपरेशन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी पंजाब गौरव यादव के निर्देशों पर सूबे भर में एक ही समय 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलाया गया। स्पेशल डीजीपी लैंड ऑर्डर अर्पित शुक्ला, जो इस राज्य स्तरीय कार्रवाई की निजी तौर पर निगरानी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस द्वारा बारीकी से आंकड़ों के विश्लेषण के बाद तैयार की गई ड्रग हॉटस्पॉट सूची राज्य के सभी जिला पुलिस मुखियों को सौंपी गई थी। उन्होंने कहा कि एसपी रैंक के अधिकारी की निगरानी में पुलिस टीमों को संदिग्ध इलाकों की घेराबंदी करने और तलाशी लेने के लिए भेजा गया था। ऑपरेशन दौरान पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली और पुलिस फोर्स द्वारा खोजी कुत्तों की मदद से घरों की भी पूरी तलाशी ली गई। स्पेशल डीजीपी ने बताया कि 2500 से अधिक पुलिस कर्मियों की संख्या वाली 250 से अधिक पुलिस टीमों ने 280 ड्रग हॉटस्पॉट्स की घेराबंदी करके तलाशी ली और उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 31 एफआईआर दर्ज की और 43 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के श्रमिकों के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं का लाभ देने के लिए सरकार द्वारा जींद में राज्य स्तरीय श्रमिक जागरूकता एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समारोह में मुख्यमंत्री ने 18 योजनाओं के तहत 1,02,629 श्रमिकों को 80 करोड़ रुपए के लाभ की राशि सीधे उनके खातों में जारी की। समारोह में मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से विभिन्न योजनाओं के लिए लाभार्थियों को चेक वितरित किए और बेटियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी की चाबी सौंपी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 2 नई योजनाओं, मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना और कन्यादान एवं विवाह सहायता योजना की भी शुरुआत की। यानी मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना के तहत अब निर्माण श्रमिकों को पंजीकरण करने पर 1100 रुपए की राशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी। साथ ही कन्यादान एवं विवाह सहायता योजना के तहत श्रमिकों को उनकी बेटियों की शादी के लिए 1,01,000 रुपए की राशि दी जाएगी, जिनमें से 75% राशि विवाह के 3 दिन पहले मिलेगी।
और आज मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए, ये पूरी लिस्ट बनी थी, अभी और भी लिस्ट बनने वाली है। जब ये विभाग मैं देख रहा था 2014 से 2019, भाइयों, अगर किसी श्रमिक भाई बहन ने अपनी बेटी के लिए फॉर्म भरा तो मेरे विभाग का अधिकारी 3 दिन पहले घर पे चेक देने के लिए चला गया। और जब मैं अभी चेक कर रहा था, मैंने पूछा क्या बिटिया की शादी के ऊपर 3 दिन पहले अधिकारी जा रहा है, तो मुझे कहने लगे कि अब तो नहीं जा रहा। मैंने कहा क्यों नहीं जा रहा, जाना चाहिए। और मैंने उसी दिन ही उसको लागू कर दिया कि अगर किसी श्रमिक की बिटिया की शादी होगी और वो उसको ऑनलाइन उसके ऊपर डालेगा, 3 दिन पहले शादी से 1,01,000 रुपए का चेक लेकर के वो श्रमिक के घर के अंदर जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अन्य मार्ग से खरीफ महाअभियान 2024 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खरीफ महाअभियान 2024 के तहत सभी जिलों के लिए किसान जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि किसानों को कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया जाए। इन किसान जागरूकता वाहन के माध्यम से किसानों को खरीफ फसलों की तकनीकी जानकारी और खरीफ मौसम में कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही अन्य कार्यक्रम का भी प्रचार प्रसार कर किसानों को जागरूक किया जाएगा। इस साल हज यात्रा के दौरान 68 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जिनमें कुल मिलाकर मरने वालों की संख्या 600 से अधिक हो गई है। नाम न जाहिर करने की शर्त पर सऊदी अरब में एक राजनयिक ने कहा कि हमने लगभग 68 लोगों की मौत की पुष्टि की है। कुछ प्राकृतिक कारणों से मारे गए हैं और कुछ हमारे पास कई बुजुर्ग तीर्थ यात्री थे और कुछ मौसम की स्थिति के कारण मर गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक मरने वालों की कुल संख्या 645 है। पिछले वर्ष 200 से अधिक तीर्थ यात्रियों के मरने की सूचना मिली थी, जिनमें से अधिकांश इंडोनेशिया से थे। सऊदी अरब ने मौतों के बारे में जानकारी नहीं दी है। हालांकि अकेले रविवार को ही हीट वेव के चलते 2700 से अधिक मामले सामने आए थे। भारतीयों की मौत की पुष्टि करने वाले राजनयिक ने कहा कि कुछ भारतीय तीर्थयात्री लापता भी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा हर साल होता है क्योंकि यहाँ तापमान आसमानी रूप से अधिक है। पिछले कई वर्षों से हज प्रचंड सऊदी गर्मियों के दौरान होता आया है। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।